बच्चों को बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने गॉस थ्योरम स्टार्ट करी थी और उसके ब्याप पे कुछ कंसेप्ट्स कवर कर लिए थे। गॉस थ्योरम क्या है साहब? सर गॉस थ्योरम होती है कि फाई इज इक्वल टू फ्लक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस और वो इक्वल टू होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन बोलो या क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट बोलो की बात है। यहां तक हमने कवर कर लिया था बेटे, ठीक है। देखो गॉस थ्योरम का जो मेन यूज है बेटे वो ईएफआई कैलकुलेट करना है, ईएफआई बॉडी की, ठीक है। जैसे लॉन्ग वायर है, शीट है, होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इन सभी की ईएफआई कैलकुलेट करने के लिए गॉस थ्योरम का यूज किया जाता है, ठीक। तो आज हम लोग वैसे वायर की ईएफआई कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वायर की ईएफआई कैलकुलेट करने से पहले बेटे कंसेप्ट लिखो। कंसेप्ट तो हमने पिछली क्लास में भी 5-6 लिख लिए हैं, ठीक है। तो उसी की कंटिन्यूटी में बना दो। अगर जो भी नंबर है ना 5-6 जो भी नंबर हो गया है तो नेक्स्ट नंबर डाल देना, ठीक है। मान लो 6 हो गया तो मैं 7 डाल देता हूँ। और ये जो कंसेप्ट है ना बेटे, ये कंसेप्ट नहीं है साहब, ये जन्नत है गॉस थ्योरम की, ठीक है ना। इसकी खूबसूरती बताता हूँ इसको, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ब्यूटी ऑफ द रिलेशन, खूबसूरती ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले की खूबसूरती क्या है इधर देख। मान लो बेटे मेरे को कुछ चार्जेस गिवन है, ये Q1 चार्ज है साहब, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है और ये Q4 चार्ज है। सिस्टम ऑफ चार्जेस मुझे दे रखा है और मुझसे कहा गया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर EFI कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द EFI एट पॉइंट P। ये कोई P पॉइंट है, यहाँ पे EFI कैलकुलेट करनी है। तो EFI मैंने कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट करना सीख रखा है साहब। जिस पॉइंट के ऊपर EFI पूछी जाती है क्या वहां पे +1 रख लो? जिस पॉइंट के ऊपर EFI पूछी जाए वहां पे +1 रख दो। आओ साहब, मैंने यहाँ पे +1 रख दिया बेटे। जैसे मैं +1 रखूंगा सब प्लस के चार्ज हैं, क्या इसकी वजह से फील्ड की ये डायरेक्शन होगी E1 पहले की वजह से? हाँ साहब। क्या सेकंड की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी E2 वो ये होगी? क्या थर्ड की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी E3 वो ये होगी? क्या फोर्थ की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी? हाँ तो बोलो, कूलम्ब्स लॉ से लिख दिया। चारों का रिजल्टेंट निकालूंगा, क्या ई नेट आ जाएगा कहीं? हाँ साहब। मान लो फॉर एग्जांपल लेट ई नेट ये आ गया बेटे, लेट किधर भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने ये कंसीडर कर लिया, ये ई नेट है। तो क्या मैं यहां से ये लिख दूं कि जो ई नेट होगा बेटे, जो यहां पर ई नेट होगा, ई नेट क्या वो इन सभी फील्ड का वेक्टर सम है? हाँ साहब, ये वेक्टर सम लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है बेटे, अलजेब्रिक सम नहीं है। क्या सभी फील्ड का जब वेक्टर सम कर दूंगा मतलब लॉज लगा दूंगा वेक्टर एडिशन के, क्या ई नेट आ जाएगा? बिल्कुल सही है। ये मैंने विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ लिख लिया। बात को पकड़ना, मजा आ जाएगा। अब हमको यूज करना है गॉस थ्योरम का EFI कैलकुलेट करने के लिए। ध्यान से सुनना बेटे, गॉस थ्योरम ये कहती है कि जिस पॉइंट के ऊपर तुमसे EFI पूछी जाए, जिस भी पॉइंट के ऊपर EFI पूछी जाए, उस पॉइंट को लेते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। उस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो, ठीक है। मुझे इस पॉइंट के ऊपर पूछा है, मैं इस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं। ये गॉसियन सरफेस ले ली साहब। एक जनरल कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, इसलिए मैंने एक जनरल शेप ले ली है, ठीक है। और एक चार्ज बाहर रख दिया है गॉसियन के, एक चार्ज बाहर रखा है क्योंकि मुझे कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है बेटे, ठीक है। मैं चाहता सारे अंदर ले लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने एक चार्ज बाहर रख दिया, ठीक है साहब। 4 चार्ज लिए थे, एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिए, एक को बाहर रख दिया, ठीक है। हर चार्ज के लिए गॉस थ्योरम अलग अलग अप्लाई करो। बोलियो पहले चार्ज के लिए। सर पहले चार्ज के लिए लिखूंगा तो पहले की वजह से आएगा E1 डॉट ds मस्ट बी इक्वल्स टू, ये तो अंदर है, हाँ साहब, तो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही है भाई। Q1 की वजह से जब फ्लक्स लिखा जाएगा Q1 की वजह से, क्या E1 डॉट ds इज इक्वल्स टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट? बिल्कुल सही है। सेकंड की वजह से लिखियो, सेकंड की वजह से सर E2 डॉट ds मस्ट बी इक्वल्स टू 0। कंसेप्ट को पकड़ पाए तो मजा आ जाएगा। E2 डॉट ds इक्वल्स टू 0 क्यों साहब? क्योंकि बेटे जो चार्ज Q2 है वो गॉसियन के बाहर ले रखा है, तो सेकंड जो चार्ज है वो फ्लक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लियर है? तीसरी की वजह से लिखूंगा तो E3 डॉट ds मस्ट बी इक्वल्स टू क्या Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट? बिल्कुल सही है साहब। फोर्थ की वजह से लिख
क्या E4 डॉट ds दैट इज इक्वल टू Q4 बाय एप्सिलॉन नॉट? बिल्कुल सही है सर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चारों की वजह से फ्लक्स लिख लिया साहब। एक काम कर बेटे, चारों इक्वेशन को ऐड कर, चारों को ऐड कर। अगर मैं चारों को ऐड करता हूं तो बड़े बच्चे हो, एक स्टेप में लिख रहा हूं बेटे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ E1 प्लस में E2, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 और ये लिख दिया बेटे डॉट ds, डॉट ds। इन सभी को प्लस कर दिया, ठीक है। एड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी को ऐड कर दिया और दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, उस साइड ऐड करियो, उस साइड आ जाएगा सर Q1 प्लस में Q3 और प्लस में Q4 बाय एप्सिलॉन नॉट। Q1 प्लस में Q2 प्लस Q1 प्लस में Q3 प्लस Q4 बाय एप्सिलॉन नॉट। बड़े बच्चों ध्यान से देख बेटे, ये E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 क्या है सर? ये तो E नेट है। ये क्या है? E नेट। तो मैं इसको लिख देता हूं E नेट और डॉट ds। और इस साइड तो ध्यान से देख बेटे, इस साइड क्या है? इस साइड जो ये चार्ज है ना Q1 Q3 और Q4 का सम है, तो ध्यान से देखिए ये वो चार्ज है जो गॉसियन के अंदर ले रखे हैं, जो गॉसियन के अंदर है। तो मैं इसको लिख देता हूं दैट इज इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लिख दिया सर। एक बच्चा चुपचाप देख के बोला सर इसमें क्या है? ये तो गॉस थ्योरम है, ये हम लोग कल से पढ़ रहे हैं, यही तो है गॉस थ्योरम। E डॉट ds इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही है साहब। फिर इसमें अंतर क्या किया आपने? जो कंसेप्ट है ना बेटे उसको पकड़ना, ये आत्मा है गॉस थ्योरम की। ध्यान से सुनना जो लाइन मैं आपसे कह रहा हूं। इसमें जो E है ना बेटे वो मेन है E। ध्यान से देखियो, E डॉट ds में जो E होता है ना E, वो E सिस्टम के दिए गए चारों चार्ज की वजह से है। 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से। मतलब जब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करते हो तो गॉस थ्योरम के अंदर जो E आता है वो सिस्टम के दिए गए सभी चार्जेस की वजह से होता है। लेकिन किंतु परंतु इक्वल के इस साइड जो Q लिखा जाता है, जो चार्ज लिखा जाता है, सिर्फ वही लिखा जाता है जो गॉसियन के अंदर है, जो गॉसियन के अंदर है। फॉर्मूले की खूबसूरती पकड़िए क्या है? फॉर्मूला E डॉट ds के अंदर आया हुआ E सिस्टम के दिए गए सभी चार्जेस की वजह से होता है, लेकिन चार्ज सिर्फ वही कंसीडर किया जाता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, जो गॉसियन के अंदर है। बात को पकड़ना, इधर देख। अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे बेटे EFI ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। कंसेप्ट को पकड़ना, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है साहब, ठीक है। इसको मैंने चार्ज दिया हुआ है, वो मुझसे कहेगा EFI निकालो इस पर्टिकुलर P पॉइंट के ऊपर, ठीक है सब निकाल देंगे। गॉस थ्योरम कहती है जिस पॉइंट के ऊपर EFI पूछी जाए उस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। मैंने आपको कल लिखा दिया था लाइन चार्ज की क्या नाम है, सिलेंड्रिकल होती है, ड्रॉ कर दिया। अब ये फिगर तेरे सामने बन गई, मैं इसके लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करूंगा। कंसेप्ट को पकड़ियो, जब मैं इसके लिए, इस सिस्टम के लिए गॉस अप्लाई करूंगा तो गॉस अप्लाई करने के बाद जो E निकल करके आएगा E, वो सिस्टम के दिए गए सारे चार्ज की वजह से होगा। सारे चार्ज की वजह से मतलब जो चार्ज गॉसियन के अंदर है और जो बाहर है सब की वजह से, ये पूरे चार्ज की वजह से होगा। लेकिन साहब उस साइड जो चार्ज कंसीडर करना है सिर्फ वो कंसीडर करना है जो अंदर है, मतलब सिर्फ इस चार्ज को कंसीडर करना है इस साइड। खूबसूरती पकड़, आंसर सारे चार्ज की वजह से आएगा, लेकिन Q इन या Q वही कंसीडर करना है जो गॉसियन के अंदर है। ये खूबसूरती है। अब जो बच्चा मन का कमजोर होता है वो बताऊं, गॉस थ्योरम जब अप्लाई करता है, इन डेरिवेशंस को करता है, तो क्या सोचता है कि इस पॉइंट के ऊपर जो EFI निकाला है ना वो सिर्फ इस चार्ज की वजह से निकाला है जो गॉसियन के अंदर है, बस। नहीं साहब, ये जो निकल करके आएगा वो सिस्टम के सारे चार्ज की वजह से निकल करके आएगा, लेकिन थ्योरम अप्लाई करते समय चार्ज सिर्फ वही कंसीडर करना है जो गॉस के अंदर है। इधर वही चार्ज लिखना है जो गॉसियन के अंदर। ये खूबसूरती है इसकी। यह आत्मा है साहब गॉस थ्योरम की। चाहो तो आप हिंदी में लिख देना इस चीज को। रिलेशन E डॉट ds इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट में आया हुआ E
सिस्टम में दिए गए कंप्लीट चार्ज की वजह से होता है, लेकिन क्यू इन वही चार्ज कंसीडर किया जाता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, जो गॉसियन के अंदर है। ठीक है ना। नहीं तो बच्चा सोचता है कि अपने मन में अंदर का चार्ज कंसीडर किया है तो अंदर की वजह से ई निकलेगा। नहीं साहब, ई निकलेगा सभी की वजह से, लेकिन चार्ज वही कंसीडर करना है जो गॉसियन के अंदर है। ठीक है बेटे, ये साहब जन्नत है। क्या है ये? जन्नत। ठीक है बेटे, ये कोई डेरिवेशन नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, नहीं। ये जो लाइन मैंने आपको हिंदी में बोली है, सिर्फ ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीन को रोक और इसको नोट कर। आ जा बेटे, अब आ जा डेरिवेशन पर। ठीक है ना। अब बॉडी कवर कर लेते हैं, गॉस का यूज देखते हैं। अब तो हेडिंग बना, डेरिवेशन नंबर देख लेना जो भी चल रहा है, नेक्स्ट नंबर डाल देना डेरिवेशन नंबर, और हेडिंग बना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। EFI ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग भी लिख सकते हो या लॉन्ग भी लिख दो, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। EFI ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। देखो बेटे, ये हमारे सिलेबस में ना इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर या लॉन्ग स्ट्रेट वायर कह दो, एक ही बात है। पहली बात तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कहते किसे हैं? देखो, इनफाइनाइट जो है बेटे कंपेरेटिव टर्म होती है। कंपेरेटिव टर्म का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो किसी पहाड़ को देख रहे हो या बुर्ज खलीफा जो सबसे ऊंची इमारत है उसे देख रहे हो, और कहीं दूर जाकर के उसको देखोगे तो आप आराम से उसको दूर से देखोगे तो आपको गर्दन ऊंची नहीं करनी पड़ेगी, उसका जो टॉप है साफ दिखाई देगा। लेकिन साहब जब उसी के बगल में जाकर के उसके नीचे खड़े होकर के उसके टॉप को देखोगे तो आपको गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी ऊपर की तरफ। तो जो इनफाइनाइट होता है ना, ये कंपेरेटिव टर्म होती है। जैसे अब ये कोई लॉन्ग वायर है और कोई मुझसे, ये वायर खुद ही 10 सेंटीमीटर का है मान लो, और कोई मुझसे कहता है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जाके EFI कैलकुलेट करो, तो फिर इस वायर की जो लेंथ है वो कंपेयर शॉर्ट वायर है, ये लॉन्ग नहीं है। और जब कोई बिल्कुल इसके बगल में आकर के बिल्कुल इसके बगल में कहता है EFI कैलकुलेट करो, तो साहब ये इस टाइम पर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। ये क्या है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। ठीक है बेटे, तो ये लॉन्ग वायर जो है ना, ये कंपेरेटिव टर्म होती है। ठीक है, तो हमें एक छोटा वायर भी इनफाइनाइट लॉन्ग की तरह बिहेव कर जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे, आपने ना कंप्यूटर के या टीवी के मदरबोर्ड पे लगे देखे होंगे ग्रीन कलर के कंडेंसर्स कैपेसिटर। उनके अंदर बहुत छोटी छोटी प्लेट होती हैं, लेकिन वो इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट होती हैं। क्यों? इतनी नज़दीक फील्ड निकालते हैं हम लोग, या वो एक दूसरे के इतनी नज़दीक आती हैं। ठीक है, तो उस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वो इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाती हैं। तो एक कंपेरेटिव वर्ड होता है इनफाइनाइट लॉन्ग। ठीक है, अच्छा साहब, तो EFI ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना एक प्रोसेस रटवाता हूँ, और अगर तुम्हें ये प्रोसेस याद रह गया तो सारे डेरिवेशन याद हो गए साहब। कुछ नहीं करना तुमको, जिस पॉइंट के ऊपर वो EFI पूछेगा ना आपसे, आप उस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देना। पहला काम होगा हमारा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। क्लियर है? फिर फ्लक्स कैलकुलेट कर देना है इस वाले फॉर्मूले से, E.ds से, और फिर फ्लक्स कैलकुलेट कर देता है Q/ε0 से। एक E.ds और एक Q/ε0 से, और कुछ नहीं करना बेटे। फिर इन दोनों को कंपेयर कर देना। ये E जो है आप लोग जानते हो, ये उस जगह की कांस्टेंट वैल्यू होती है जहां ds लिया जाता है। इस E को बाहर ले लेना। क्लियर है? और ds को उस साइड ले जाना, जो बचेगा वो आंसर होगा। जिस पॉइंट के ऊपर EFI कैलकुलेट करनी होगी उस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, पहला स्टेप। फिर फ्लक्स लिखेंगे E.ds से, फिर फ्लक्स लिखेंगे Q/ε0 से। दोनों जो इक्वेशन बनेंगी दोनों को कंपेयर कर देंगे, E को कैलकुलेट करना है, E को बाहर निकाला, जो बचेगा वो आंसर है। ये प्रोसेस है। क्या है ये? प्रोसेस। ठीक है बेटे, तो आ जाओ। वो मुझसे कहता है कि EFI कैलकुलेट करिए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर की वजह से, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। आ जाओ, तो एक लॉन्ग वायर कंसीडर करो। मान ले बेटे ये वायर है,
और वायर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कंसिडर कर लूं, लैम्डा, ठीक है बेटे, और ये लॉन्ग वायर है और लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है साहब। वो मुझसे कहता है इस वायर की वजह से EFI कैलकुलेट करिए इस पॉइंट के ऊपर, लेट P इज द पॉइंट एट विच द EFI इज टू बी कैलकुलेटेड, R की दूरी पर, नजदीक है, इसके लिए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है साहब। नियम क्या कहता है, जिस पॉइंट के ऊपर EFI कैलकुलेट करनी है पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो। आप लोग जानते हो कि लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होती है, मैंने आपको कल लिखवा दिया था। तीन ही गॉसियन सरफेस आपको याद रखनी है, पॉइंट चार्ज की स्फेरिकल, लाइन चार्ज की सिलेंड्रिकल, शीट की सिलेंड्रिकल या क्यूबाइडल। बात समझ में आई है? पॉइंट को लेते हुए गॉसियन बना सब। इस पॉइंट को लेते हुए मैंने ये गॉसियन ड्रॉ कर दी साहब, ये सिलेंडर ड्रॉ कर लिया बेटे R रेडियस का। पहले तो इसमें ये देख कि कितनी सरफेस हैं, जो गॉसियन सरफेस तूने ड्रॉ करी है टोटल उसमें कितनी सरफेस आती है। सर इसमें 3 सरफेस आती हैं, कौन कौन सी? सर इसके अंदर एक ऊपर वाला सर्कल है, एक सर नीचे वाला सर्कल है और ये कर्व सरफेस है एक। दो सर्कल हो गए ऊपर नीचे और एक कर्व हो गई। पहले मैं फ्लक्स लिखूंगा E डॉट ds से, ठीक है बेटे। E डॉट ds के अंदर सबसे पहले ds एलिमेंट ही ले ले। सर क्लोज सरफेस के लिए जैसे ऊपर वाली सरफेस है ये, इसका जब मैं ds दिखाऊंगा सर ऊपर की तरफ होगा, ये ds होगा यहाँ का, ठीक है साहब। इसका कर्व सरफेस का ds कहीं पर भी दिखा दो, एक जगह ले लेते हैं, मान लो यहाँ दिखा देता हूँ, इसका ये ds बनेगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज वर्टिकली आउटवर्ड, ठीक है ना, इसके लिए ये ds बनेगा। अब लाइन चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना बेटे, लाइन चार्ज की, वो लाइन चार्ज की फील्ड ऐसे निकलती है जैसे आप होती है साइकिल की जो रिम होती है, रिम, ठीक है ना, उसकी जो स्पोक्स होती हैं, अगर उसका अपर व्यू देखोगे, जैसे अपर व्यू उसका देखोगे सिलेंडर का, तो ये ना रिम ऐसे निकल के जाती है इस हिसाब से, ये फील्ड लाइंस होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फील्ड लाइन दिखाऊंगा तो ये फील्ड लाइन ऐसे निकल करके चली गई, ये फील्ड यहाँ से ये निकल करके आई, ठीक है ना बेटे, और ये फील्ड ये निकल करके आई, ऐसे उस साइड में निकलेंगी, ठीक है ना बेटे, इस हिसाब से निकल करके चलती है। जब 3D में बनाएंगे तो आप लोग समझते हो, कर्व सरफेस के ऊपर नॉर्मल पड़ेगा, यहाँ देखोगे तो ये इस हिसाब से होंगी। थीटा की वैल्यू ले सर, इस वाली सरफेस के लिए अगर ये E है तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री है सर। यहाँ पर मैं थीटा लिखता हूँ तो सर यहाँ पे 0 डिग्री है, और सर यहाँ पर E और इसके बीच का एंगल 90 है। कुछ नहीं किया, जिस पॉइंट के ऊपर EFI कैलकुलेट करने को बोलता है पॉइंट को लेती है गॉसियन बनाई, गॉसियन में जितनी सरफेस थी उतने ds दिखाए, E के साथ एंगल दिखाया, E के साथ एंगल। अब फ्लक्स लिख दे E डॉट ds से, इधर देख, फाई टोटल फ्लक्स लिखता हूं, कुछ नहीं है सर, जो 3 सरफेस लिए हैं तीनों सरफेस का फ्लक्स ऐड कर दो, तीनों सरफेस का फ्लक्स ऐड कर दो, ठीक है साहब। पहली सरफेस के लिए लगा, पहली सरफेस के लिए E डॉट ds प्लस दूसरी सरफेस के लिए E डॉट ds प्लस तीसरी सरफेस के लिए E डॉट ds। पहली सरफेस के लिए कितना एंगल है, 90 है, बोलियो साहब कितना हो गया, तो EDS cos 90, ये पहली सरफेस के लिए 90 का एंगल आ गया, प्लस दूसरी सरफेस के लिए 0 है, EDS cos ऑफ 0, ये दूसरी सरफेस के लिए हो गया, प्लस EDS cos 90, ये तीसरी सरफेस का हो गया। बोल स्टेप से, ये cos 90 की वैल्यू 0, कांस्टेंट को बाहर निकालते सर, ये 0 हो गया, ये प्लस E कांस्टेंट है, बाहर निकाल, E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds सरफेस दूसरी, और प्लस इसका 0, इसको मैं ही लिख देता हूँ बेटे, इक्वल्स टू E कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ds कर ds, इसकी लेंथ ले लेता हूँ बेटे L, जो गॉसियन मैंने ली है उसकी लेंथ ले लेता हूँ L। ds क्या है, ds एलिमेंट है कर्व सरफेस के ऊपर, इंटीग्रेट करूंगा तो कर्व सरफेस का एरिया आ जाएगा, दैट इज 2 पाई आर एच, या L ले रखी है तो E इंटू में 2 पाई आर एल, ये इक्वेशन आ गई साहब। बोल स्टेप सही है नहीं, तो मैंने फ्लक्स लिख दिया E डॉट ds से, तीनों सरफेस का जोड़ दिया। अब लिख दिया गॉस थ्योरम से, अगेन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम
गॉस थ्योरम का फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। वो चार्ज जो गॉसियन के अंदर है सर, गॉसियन के अंदर तो बस ये वाला चार्ज है, इतना हिस्सा ही है, ठीक है सर। तो क्यू की वैल्यू लैम्डा एल, तो दैट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ई डॉट डी एस से फ्लक्स लिखा, फाई से लिखा, तो गॉस थ्योरम से लिखा, दोनों को कंपेयर कर दे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंपेयर कर, यहां से आ गया बेटे E इंटू में 2 पाई आर एल मस्ट बी इक्वल टू लेमडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। लेमडा एल बाय, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर सर, L से L चला गया, तो यहां से E की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आंसर आया। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट भी कर सकते हो, कैसे कि सर इसमें ना 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 2 से नीचे कर दो, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लो। इसका बेनिफिट थोड़ा सा ये हो जाता है बेटे, थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि ये देख ध्यान से, ये 2 इंटू 2 4 बन गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो के की फॉर्म में आंसर आ जाता है। तो ई का फाइनल आंसर आ जाता है 2k लैम्डा बाय आर, ये आंसर आया। आया नहीं आया? यहां से कंसेप्ट क्या है सब, ई जो है वो इनवर्सली है आर के। मैंने आपसे बोला था आपको सबकी डिपेंडेंसी याद रखनी है, ई की किस पे डिपेंड करता है सब। पॉइंट चार्ज के लिए ई डिपेंड करता है इनवर्सली टू आर स्क्वायर पे, डाइपोल के लिए इनवर्सली टू आर क्यूब, लाइन चार्ज का देख इनवर्सली टू आर। अगर मुझसे ग्राफ बनवाता है सर, ई का ग्राफ बनाइए, ई का ग्राफ आर के साथ, सर ये तो साफ दिखाई देता है इनवर्सली है ये ना, और साफ वही ई का ग्राफ मुझसे बनवा लेता है 1 बाय आर के साथ, तो आप लोग जानते हो इस कंसेप्ट को, स्ट्रेट लाइन आती है। बोल बात समझ में आती है? देखो डेरिवेशन याद नहीं रखना है बेटे, डेरिवेशन तो भूल भी जाओगे, कंसेप्ट नहीं भूलोगे। कुछ नहीं है, जिस पॉइंट के ऊपर ये एफ आई पूछी जाए पॉइंट को लेते हुए गॉसियन ड्रॉ कर दो। एक बार फ्लक्स लिखो ई डॉट डी एस से, मतलब इस फॉर्मेट से, एक बार फ्लक्स लिखो इस फॉर्मेट से। इस ई की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी होती है, दोनों को कंपेयर किया, ई की वैल्यू निकाल दी, जो बचेगा वो आंसर है, जो बचेगा वो आंसर है। ये था सब, ठीक है। तो पहले इसमें लिख बेटे 2 लाइन लिख, कंसीडर a long straight charge wire of charge density lambda, of charge density lambda. Let P is the point at a distance r where EFI is to be calculated, where EFI is to be calculated. नेक्स्ट लाइन से लिखना, ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस of radius small r and length L through point P as shown in figure, as shown in figure। ठीक है बेटे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए P पॉइंट से होते हुए, ठीक, जिसकी लेंथ L है, रेडियस R है, as shown in figure। नेक्स्ट लाइन से लिख, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, according to definition of flux, the total flux through the Gaussian surface is, the total flux through the Gaussian surface is, और बेटे ये यहां से स्टार्ट करना है यहां तक इक्वेशन फर्स्ट, और फिर उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इक्वेशन सेकंड, और ये सारा ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये फिगर बना देना, ठीक। तो स्क्रीन को रोक और इसको आराम से नोट कर। इसमें ना बेटे ये कर देना एक बार, देखो
हम लोगों ने इसको दूसरी सरफेस ले लिया ना, दूसरी का एंगल 0 ले लिया, तो आप फिगर में इसका चेंज कर देना बेटे, इसको सेकंड सरफेस कर देना, ठीक है ना, और इसको थर्ड कर देना, क्योंकि सेकंड का एंगल 0 ले लिया है, ठीक। तो एक बार इसे चेंज कर देना। तो ये है बेटे EFI ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर। इसको ना बोर्ड में पूछने का एक अंदाज दूसरा भी रहा है बोर्ड के अंदर, ठीक है। एक अंदाज क्या है, ध्यान से देखना बेटे, डेरिवेशन यही है, अंदाज अलग रहा है। वो अंदाज ये है कि दो कोएक्सियल सिलेंडर दिए गए, एक सिलेंडर ये दे दिया जिसके ऊपर चार्ज है साहब, और इसकी ना चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन थी, मतलब ये था कि ये पतला चार्ज सिलेंडर था, वायर जैसे सिलेंडर है, और एक सिलेंडर ये है। These are two coaxial cylinders। बाहर वाले के ऊपर उसने वैसे चार्ज नहीं दिया था, लेकिन इंडक्शन से चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आया, ये लॉन्ग सिलेंडर है, दो लॉन्ग। क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट द EFI बिटवीन द टू सिलेंडर्स, मतलब इस पॉइंट के ऊपर EFI कैलकुलेट करो। अब तू ध्यान से समझ बात को, जिस पॉइंट के ऊपर EFI कैलकुलेट करने को बोलता है, नियम कहता है उस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन ड्रॉ कर दो। अब ये जब मैं इस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन ड्रॉ करूंगा तो ये गॉसियन आएगी साहब, ये गॉसियन आएगी। अब जो सिलेंडर बाहर है, जो सिलेंडर बाहर है, हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमको तो सिर्फ वही चार्ज कंसीडर करना होता है जो गॉसियन के अंदर है। गॉसियन के अंदर ये सिलेंडर है, और इसके लिए मैं मतलब एक वायर है ये, और इसके लिए डेरिवेशन आपको करा चुका। कहने का मतलब, जब ये वैसे प्री बोर्ड में आया था बेटे क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कूल के, जब ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में पूछा गया तो क्या इसी को पूछने का एक दूसरा अंदाज ले लिया था? हाँ साहब, ठीक है बेटे। तो आप नीचे ना एक क्वेश्चन डाल के लिख देना, उसी जो डेरिवेशन खत्म हुआ उसके नीचे क्वेश्चन, टू कोएक्सियल सिलेंडर्स आर गिवन एज शोन इन फिगर, देन कैलकुलेट द EFI बिटवीन द टू सिलेंडर्स, कैलकुलेट द EFI एट पॉइंट P बिटवीन द टू सिलेंडर्स, ठीक है बेटे। तो ये कैलकुलेट इनफाइनाइट लॉन्ग है ये भी, जैसे वो लॉन्ग था। अब देखो गॉस, ये कितना अच्छा कंसेप्ट है बेटे गॉस का। जो E निकल करके आया है वो पूरे वायर की वजह से निकल करके आया है, लेकिन जब आपने चार्ज कंसीडर किया सिर्फ अंदर वाला लिया, ये जन्नत है साहब, ठीक है ना। तो स्क्रीन को रोक, आराम से नोट कर ले। लिख लिया बेटे, आ जाओ। अब ये जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया है ना बेटे, EFI ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम किया है। NCERT में न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 30 है शायद। उस क्वेश्चन के अंदर आपको EFI कैलकुलेट करनी है विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। देखो ये जो अब हम न्यूमेरिकल करेंगे ये CBSE नहीं पूछेगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में गॉस थ्योरम से EFI है। फिर भी NCERT में न्यूमेरिकल है तो हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं, और इससे हमको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि साहब अगर गॉस थ्योरम सिलेबस में ना होती तो कूलम्स लॉ से जब EFI कैलकुलेट करी जाती है तो डेरिवेशन कितने टफ होते हैं, ठीक है बेटे। तो हेडिंग बना EFI ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, चार्ज वायर विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। इस केस ना क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन अपनी फॉर्म में लिख देना, इसको हेडिंग मत बनाओ। कैलकुलेट EFI ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, EFI ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। और ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो कि बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। इधर देख बेटे, मान ले ये कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अच्छा सुनो, हमको लॉन्ग स्ट्रेट वायर कवर करना है। मैं ना आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना लॉन्ग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता फाइनाइट लेंथ का वायर, तो मैं आपको ना फाइनाइट लेंथ का डेरिवेशन करा देता हूँ और उसी में स्पेशल केस डाल के लॉन्ग स्ट्रेट वायर करा दूंगा। वैसे लॉन्ग का डायरेक्ट करूँगा तो आसान है, लेकिन पहले फाइनाइट का ही कर लेते हैं, ठीक है बेटे। इधर देख, उसी फाइनाइट के अंदर हम लोग स्पेशल केस की फॉर्म में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कर देंगे। इधर देखो, मान ले बेटे ये कोई वायर है, ये चार्ज्ड वायर है, फाइनाइट लेंथ है। मेरे से कहता है साहब यहां से R की दूरी पर कोई P पॉइंट है जहां EFI कैलकुलेट करना है।
पी पॉइंट है, क्या कैलकुलेट करना है, आर। पिछले में लॉन्ग स्ट्रेट वायर था, इनफाइनाइट लॉन्ग था वो, ये फाइनाइट लेंथ का ले लिया है। ठीक है बेटे, ठीक है साहब, कोई बात नहीं, कूलम्स लॉ से करना है। कूलम्स लॉ का मतलब एलिमेंट लेना पड़ेगा, कोई नहीं। यहाँ से x की दूरी पर जाकर के dx चौड़ाई का एलिमेंट ले ले, x की दूरी पर जाकर के dx का एलिमेंट ले ले साहब। एलिमेंट के हिस्से में कितना चार्ज आ जाएगा, dq। dq की वजह से फील्ड निकाल देता हूँ, प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर दूंगा, क्या नेट आंसर आ जाएगा, हाँ साहब। बोल dq की वजह से क्या होगा सर, dq की वजह से यहाँ पर फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, पहली बात फील्ड की डायरेक्शन ये होगी de। ठीक है साहब, इस एंगल को थीटा लेट कर लेता हूँ, लेट ये डिस्टेंस y है। बोल स्टेप सही है, बोलिए de कितना होगा, de तो बच्चा हो बोला सर de हो जाएगा k dq बाई डिस्टेंस का स्क्वायर y का स्क्वायर, बिल्कुल सही है साहब। dq की वैल्यू क्या हो गई, k, दैट इज इक्वल टू लैम्डा dx अपॉन में वाई स्क्वायर, लैम्डा इक्वल टू dq बाई dx, तो dq क्या हो गया, लैम्डा dx अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है बेटे, अच्छा y की ना वैल्यू पुट कर देता हूं, आप यहां से सीकेंट थीटा लिखो, y बाई आर, तो y की वैल्यू हो जाएगी बेटे आर स्क्वायर ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। ये de निकल करके आया, k लैम्डा dx अपॉन में आर स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। k कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है। लेकिन तू इसमें फॉर्मूले में ध्यान से देख बेटे, दो वेरिएबल एक साथ है, dx वेरिएबल है और थीटा वेरिएबल है। dx तो साफ दिखाई देता है, वो तो एलिमेंट ले रखा है, लेकिन अगर तू एलिमेंट की लोकेशन बदलेगा थीटा बदल जाएगा। एलिमेंट अगर यहाँ पर होगा थीटा कुछ और होगा, एलिमेंट यहाँ होगा थीटा कुछ और होगा। क्या इस d के अंदर दो वेरिएबल चल रहे हैं, हाँ साहब। अगर मैं इसको इंटीग्रेट भी करूंगा तो दो वेरिएबल की लिमिट कैसे डालूंगा, तो एक मकसद ये है कि पहले आप इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, सिंगल वेरिएबल में। देख कैसे तोड़ता हूं, ध्यान से देखियो। सिंगल वेरिएबल में इस एंगल से तू tan थीटा की वैल्यू लिख, सर tan थीटा x बाई आर, तो x की वैल्यू निकल करके आ गई बेटे r ऑफ tan थीटा, बिल्कुल सही है साहब। तो बोलियो dx बाई डी थीटा किसके बराबर हो गया, सर ये हो गया r ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा, tan का सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो बोल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू हो गई r सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। dx की वैल्यू r सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, बोल स्टेप सही है। तो de बोल तेरे पास क्या आ गया, तो de निकल करके आ गया बेटे k लैम्डा dx r सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दे, सीकेंट स्क्वायर गया, एक r से r गया साहब। तो बोल तेरे पास de कितना निकल करके आया, de आ गया k लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाय r। देख k लैम्डा डी थीटा डिवाइड बाय r, ये de की वैल्यू निकल करके आ गई। अब बच्चा बोला सर फिगर के अंदर dx तो दिखता है, डी थीटा तो है ही नहीं। डी थीटा ना बेटे इस एलिमेंट का एंगल है, जो ये एलिमेंट है ना, मैं यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ, ठीक है, फिगर में दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने एलिमेंट लिया हुआ है dx, ठीक है, इस एलिमेंट का एंगल होता है ये जो एंगल सेट करेगा ना एलिमेंट, ये एंगल डी थीटा होता है। ये तो dx हो गया, ये वाला ये एंगल होता है। फिगर में दिखाने की जरूरत नहीं होती है, बोले स्टेप सही है। अब एक किसकी वैल्यू निकल करके आई, ये आ गई de की। अब जब तू इस de को रिजोल्व करता है तो बेटे दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगा, एक इधर और एक इधर। ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया de cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट मेरे पास हो गया बेटे de sin थीटा। भाई थीटा के साथ वाला cos, दूसरा sin। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटे, हम लोग ना इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे ये वायर है, इस वायर पर ना ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल है, 90 पर है, देख ध्यान से, तो दैट्स व्हाई हम लोग ना इसको ई परपेंडिकुलर लिख देते हैं, ई परपेंडिकुलर, और इसको मैं लिख देता हूं ई पैरेलल। ये पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल मतलब ये वायर के पैरेलल है। मैं चाहूं तो इसको ना E1 E2 भी लिख सकता हूं, लेकिन पैरेलल और परपेंडिकुलर लिखने में बेनिफिट होता है, सही है। ये फिलहाल DE की फॉर्म में है तो DE की फॉर्म में लिख लो, तो दिस इज DE परपेंडिकुलर और दिस इज DE पैरेलल।
तो बच्चा बोला सर क्या यहाँ पे दो कंपोनेंट अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे? हाँ साहब, परपेंडिकुलर अलग निकलेगा, पैरेलल अलग कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आ जाओ बेटे, तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट अलग अलग निकलेंगे बेटे। तो मुझे चाहिए ई पैरेलल, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई पैरेलल। क्लियर है? और ऐसे ही डी ई परपेंडिकुलर और ई परपेंडिकुलर चाहिएगा, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई परपेंडिकुलर। क्लियर है? डी ई परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। मेन यही है बेटे हमारे लिए, डी ई कॉस थीटा। डी ई की वैल्यू तेरे पास है, ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई क्या है, के लैम्डा बाय आर, ये वाला कॉस थीटा और बेटे ये वाला डी थीटा। बच्चा बोला लिमिट तो डालिए सर, लिमिट डालो। देखो बेटे यहां पर ना लिमिट ही मेन है, लिमिट साहब यहाँ पे जन्नत है। कैसे जन्नत है सुनियो, उसके लिए भी मैं एक अलग से ही फिगर बना देता हूं यहां पर, समझना बात को। अगर आप ये लिमिट यहां पर समझ पाए ना बेटे, तो ये आगे भी यूज होना है मैग्नेटिक इफेक्ट में। ये कंसेप्ट, ये वायर मुझे गिवन है, इस फिगर को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, नहीं तो यहां काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है बेटे, अलग से ड्रॉ कर देता हूं, जब देखना। ये आर दे रखा था मेरे को, ये मेरा आर है, ठीक है साहब। तो जो ऊपर वाला एंड है वायर का, ऊपर वाला एंड, आप उस एंड को इस पी पॉइंट के ऊपर मिला दो, ठीक है, और इस एंड को भी इस पॉइंट पर मिला दो। मिला दिया सर। जो ये ऊपर वाला एंगल है, इसका नाम बेटे मैं φ1 डाल देता हूं और नीचे वाले का नाम मैं φ2 डाल देता हूं। φ1 और φ2। आप चाहो तो इसी फिगर के अंदर भी इसको मिला सकते हो, ठीक है, इस फिगर में भी दिखा सकते हो। ये थोड़ा सा फिगर आपको कॉम्प्लिकेट लग जाएगी और कुछ नहीं है। ये मिला दिया मैंने, ये रहा, ये वाला एंगल, ये वाला φ1 है और ये वाला एंगल φ2 है। कंसेप्ट को पकड़ना, मजा आ जाएगा। अब ये जो है बेटे, उसमें ध्यान से देख, इसमें आया हुआ डी थीटा। डी थीटा तो जानता है छोटा सा एंगल होता है। तो अब जब मुझे ये टोटल पूरा का पूरा, क्योंकि मेरे पास इस जो यहाँ पे एलिमेंट था, उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्ड यहाँ पे डी थीटा एंगल सेट हुआ है। एंगल इंटीग्रेट करना है, ये पूरे का पूरा एंगल जोड़ना है, ये पूरा एंगल। तो बात को समझना, अगर बच्चा वायर की लेंथ बढ़ाएगा तो इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएगा, और नीचे बढ़ाएगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये बनेगा। मतलब φ1 की बढ़ने की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, और φ2 की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। φ1 ऊपर बढ़ सकता है, φ2 नीचे बढ़ेगा। अब जब मैं इंटीग्रेट करूंगा ना बेटे इसको, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट ना आपकी मर्जी होती है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करिए। मतलब आप एंगल को एक तरफ से ही इंटीग्रेट करते हुए जाओगे ऐसे, और जब आप एक तरफ से इंटीग्रेट करते हुए एंगल को जाओगे तो आप φ2 के, ध्यान से देखो, अपोजिट चल रहे हो इंटीग्रेट करते समय, अपोजिट। φ2 की डायरेक्शन नीचे है बढ़ने की, तो दैट्स वाई जो लिमिट जाएगी ना बेटे, वो माइनस ऑफ φ2 से लेकर के प्लस ऑफ φ1 तक जाती है। जब आप इस एंगल को इंटीग्रेट करोगे तो φ2 के अपोजिट चलोगे, φ1 के साथ साथ चलोगे, तो लिमिट हो गई माइनस φ2 से लेकर के प्लस φ1। यहां पर लिमिट ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आती है नहीं? φ1 φ2 क्या है, जो दो वायर है उसके दोनों एंड के एंगल हैं। तो जो लिमिट आ गई बेटे, वो लिमिट आ गई माइनस ऑफ φ2 से लेकर के प्लस ऑफ φ1 की। बोल बात समझ में आती है? अब कुछ नहीं, अब तो साहब कांस्टेंट को बाहर निकाल दे। सर के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट है, cos थीटा का हो गया सर साइन ऑफ थीटा, cos थीटा डी थीटा साइन थीटा, माइनस φ2 से लेकर के प्लस ऑफ φ1, अपर माइनस लोअर, तो दैट इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर, अपर लिमिट साइन ऑफ φ1 माइनस साइन ऑफ φ2 माइनस का φ2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस हो गया। तो तेरे पास बेटे ई परपेंडिकुलर का जो आंसर आया वो आया के लैम्डा बाय आर और साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। ये रिजल्ट निकल करके आया ई परपेंडिकुलर का। बोल बात समझ में आती है? ठीक है साहब,
ऐसे ई पैरेलल पे आ जाओ, वो कंपोनेंट अलग निकालना है, ठीक है नहीं, ई पैरेलल आ सब। तो पैरेलल में क्या है, डी साइन थीटा है, बोल सही बेटे। तो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, क्लियर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई की वैल्यू क्या है, के लैम्डा बाय आर, ठीक है, साइन थीटा, और ये हो गया डी थीटा। कहां से कहां तक, -φ2 से लेकर के प्लस का φ1, -φ2 से लेकर के प्लस का φ1, के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट है सर, बाहर आ गया, साइन थीटा का माइनस ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा थीटा माइनस कॉस थीटा, -φ2 से लेकर के प्लस का φ1, ठीक है, माइनस को बाहर निकाल दे, माइनस के लैम्डा बाय आर, ये वाला माइनस बाहर, अपर लिमिट कॉस ऑफ φ1 माइनस कॉस ऑफ माइनस ऑफ φ2, क्लियर है। सॉल्व करेगा, माइनस साइन को अंदर लेकर के जा, तेरे पास आ जाएगा बेटे के लैम्डा बाय आर ब्रैकेट कॉस ऑफ φ2 माइनस φ1, कॉस ऑफ φ2 माइनस कॉस ऑफ φ1। बोल बात समझ में आई है। ये मेरा ई पैरेलल आ गया, ये दो आंसर है। अब तुझे कुछ नहीं करना होगा, न्यूमेरिकल के अंदर तुझे एंगल प्रोवाइड करेगा φ1 φ2, φ1 φ2 की वैल्यू इसमें डालियो, ई परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे दो कंपोनेंट आए ना, ई परपेंडिकुलर आ जाएगा, ई पैरेलल आ जाएगा, जैसे φ1 φ2 डालेगा, और उसके बाद कुछ नहीं करना, फिर तो अपना रिजल्टेंट निकाल देना, दैट इज ई नेट। मतलब ये है कि आपको ये कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकल में। अब बात करते हैं अपने डेरिवेशन की। हमसे कहता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है साहब, अगर ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो बेटे φ1 और φ2 की वैल्यू 90 होगी, चेक कर। अगर ये वायर ही इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब इधर इन्फिनिटी गया साहब, तो बताना ये वाला एंगल बढ़ता 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 क्या 90 जाएगा। आपसे कोई ये कह देता है बुर्ज खलीफा को उसके नीचे खड़े होकर के देखो उसकी चोटी को, क्या आप देखोगे ऊपर जाएगा एंगल, हाँ साहब 90 हो जाता है एकदम। तो जो हमको स्पेशल केस करना है बेटे, उसमें φ1 φ2 90 है, और φ1 φ2 90 है साइन 90, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि व्हेन φ1 इज इक्वल्स टू φ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, साइन 90 1 + 1 2, दैट आंसर इज 2 के लैम्डा बाय आर। बच्चा बोला सर ये वाला आंसर, ई पैरेलल निकालियो, ई पैरेलल के लैम्डा बाय आर साइन 90 0 माइनस 0, आंसर 0, आंसर 0। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए कभी भी पैरेलल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ परपेंडिकुलर होता है, और उसका आंसर 2 के लैम्डा बाय आर है। अब तुम अंदाजा लगाओ गॉस थ्योरम का कितना बेनिफिट है सिलेबस में, बोल बात समझ में आती है। अब ये जनरल रिजल्ट हो गया बेटे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफाइनाइट लॉन्ग आ जाता है फिर तो टेंशन ही खत्म है, ठीक है नहीं। लेकिन अगर वो फाइनाइट भी दे देता है तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक। तो स्किन को रोक और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर। जब ये इतना सॉल्व किया है तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लो बेटे, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है, सॉल्व आप अपने आप करोगे। मान लो हमको कोई वायर दे दिया बेटे, फाइनाइट लेंथ का दे दिया वायर ना, यहाँ पर एंगल के फॉर्म में ही आता है ज्यादातर, ठीक है। ये वायर दे दिया साहब, और यहां से ये कह देता है ये एंगल 60 का है और ये एंगल 30 का है। कैलकुलेट द EFI ड्यू टू दिस चार्ज वायर, EFI कैलकुलेट करो। बोल सही है क्या, फिगर के अंदर जो φ1 है उसकी वैल्यू मुझको 60 दी है, हाँ साहब। तो न्यूमेरिकल के अंदर साफ गिवन कर दिया है कि बेटे φ1 की वैल्यू 60 है और φ2 की वैल्यू 30 है, क्लियर है। देन यू हैव टू कैलकुलेट बोथ कंपोनेंट्स E परपेंडिकुलर एंड E पैरेलल, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए के लैम्डा बाय आर, ये तो चली गई बेटे जनरल फॉर्म है ये तो, ठीक है। और यहाँ पे साइन 60 साइन 30, साइन 60 और साइन 30, ठीक है। ऐसे यहाँ पर साइन 60 और सॉरी cos 60 और cos 30, ये वैल्यू आ जाएंगी दोनों, और जो वैल्यू आ जाएंगे फिर कुछ नहीं करना, उनका रिजल्टेंट निकाल देना है, वो ई नेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा वो ई नेट,
ये है बेटे बेसिक कंसेप्ट। एक बच्चा बोलता है सर वायर अगर ऐसे हो, इतना चार्ज ये वायर हो और मुझसे EFI कैलकुलेट करा है यहाँ पे, कहता है इस पॉइंट पे निकालो। तो ध्यान से देख, ये जो वायर है ना और ये एंगल मुझे वो फॉर एग्जांपल मान लो 60 का दे दिया, कोई बात नहीं है सर। तो ध्यान से देख, इस फिगर के अंदर φ1 क्या होता था, φ1 होता है R से ऊपर का एंगल, ठीक है साहब। R से ऊपर का एंगल 60 है, तो इस फिगर के अंदर φ1 की वैल्यू 60 दे रखी है, ठीक है साहब। क्या फिगर में φ2 भी दिया? नहीं दिया है, वायर यहीं पे खत्म कर दिया, उससे नीचे है ही। तो इसका मतलब फिगर के अंदर φ2 की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है, बस ये आएगा। देन यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट E परपेंडिकुलर, E पैरेलल, देन कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ बोथ। और आया नहीं आया? जब बात उठी है तो एक कंसेप्ट और बता देता हूं बेटे, ठीक है, इसी का ही है, एंगल का ही कंसेप्ट है ये लास्ट। इसने वो करता क्या है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है, वो ना इस हिसाब से वायर देता है, भाई ये चार्ज वायर है, ठीक है साहब, ये चार्ज वायर दे दिया और इस वायर की वजह से ना बेटे इस पॉइंट के ऊपर EFI पूछता है कि ये कोई पॉइंट पकड़ा देता है यहाँ से, लेट कर ये 30 का एंगल दे रखा है मेरे को 30 डिग्री। अब तो ध्यान से देख, वायर कहीं है, पॉइंट उसके सामने है ही नहीं, पॉइंट तो कहीं नीचे दे रखा है, वायर यहीं पर खत्म है, वायर कहीं पे खत्म है, ठीक है ना। इस हिसाब से एंगल दे देता है, ये एंगल दे दिया, मान ली ये भी 30 डिग्री का दे दिया लेट। अब कहता है EFI कैलकुलेट करो, कोई नहीं साहब। अब जो नियम है उस नियम पर आइयो, φ1 φ2 पहचानना मेन है बेटे, φ1 और φ2। φ1 क्या होता है, φ1 होता है जो हमारा R है ना, R उससे ऊपर का एंगल, ये R है, इससे ऊपर का एंगल φ1 है, ऐसे। इसमें किधर जाना पड़ता है, इसमें इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। तो ये मेरा R है, तो यहां से जब मैं ऊपर की तरफ मूव करूंगा तो यहां पर ये है, ये अपर एंड था ना, अपर एंड को मिलाया मैंने यहां पर, ये R था, तो यहां से अपर एंड को मिलाने वाला जो लाइन है उसका एंगल ये 60 बना। तो सर यहां पे φ1 की वैल्यू 60 है। कंसेप्ट को पकड़ना, φ1 φ2 मैंने, बाकी तो कैलकुलेशन होगी, ठीक है सर। φ2 क्या है सर, φ2 का ना ये अंदाज होता है कि φ2 जो R होता है वहां से जो नीचे वाला एंड है वायर का नीचे वाला एंड है उसको मिलाते हैं तो ये φ2 आ जाता है। अब तू ध्यान से देख कि ये R है, अब इसको इधर चलना है, φ2 के लिए नियम होता है, φ2 के लिए आपको ऐसे चलना होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जब तक चलता जाए जब तक नीचे वाले एंड की लाइन ना आ जाए, नीचे वाले एंड की लाइन ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ साहब, तू चलते 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 यहां पर आ जा, देख अब आ गया ना, नीचे वाले एंड पे आ गया, ये नीचे वाले एंड की लाइन है। तो φ2 के लिए आपको जब तक चलना होगा जब तक नीचे वाले एंड की लाइन ना आ जाए, ये आ गई साहब। तो ये ध्यान से देख 330 डिग्री आ गई है, 330। तो यहां पर जो φ1 है वो 60 है और जो φ2 है ना बेटे वो 330 डिग्री है। और ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आप नीचे वाले एंड पे उल्टा चले जाते हो ना, ये नीचे वाला एंड यहाँ पे था, आप ये कहते हो सर मैं तो ऐसे चला जाऊंगा, तो साहब अगर तू ऐसे चला गया तो जो डेरिवेशन में φ2 की डायरेक्शन है वो उल्टी है, क्योंकि हमारी कन्वेंशन ऐसे लगी है उसमें, और तू उल्टा चल दिया φ2 के लिए, तो तू अपने न्यूमेरिकल के अंदर ना इस एंगल को माइनस ले ले। तो φ2 की वैल्यू 330 डिग्री लिखो या -30 डिग्री लिखो, एक ही बात है, वो एक ही बात है। ये कंसेप्ट है बेटे फाइनाइट वायर का, ठीक है ना। बाकी तो न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू डाल दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज हमने एक टॉपिक कवर कर दिया, EFI ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगली क्लास में शीट कवर करेंगे, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।